वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। वो कहते हैं ना कि जब किसी का बुरा वक्त आता है और उसका विनाश नजदीक होता है तो सबसे पहले उसके आत्मसम्मान की बलि चढ़ती है और उसके बाद धीरे धीरे इंसान की बर्बादी होती जाती है। पर यह जो कहावत है मेरे बारे में ये कुछ ज्यादा ही सच हो गई थी, क्योंकि मेरे विनाश की कहानी मेरे लालच से शुरू हुई थी। सन 1748 में मैं, मेरा परिवार और मेरा पूरा गांव एक प्लेग से जूझ रहे थे। मेरे आसपास के ज्यादातर लोग इस प्लेग से मारे गए थे और मैं अंदर ही अंदर जानता था कि मेरा नंबर भी आने ही वाला था। पर मुझे एक बड़ा ही अजीब आदमी मिला और उसने मुझे एक तोहफे की पेशकश की। जिस हालत में मैं था, इस तोहफे को मना करने की स्थिति नहीं थी मेरी। अमरता, हां, यही पेशकश की थी उसने। मैं इतनी खराब दिमागी हालत में था कि मैंने बिना उसकी शर्तें सुने ही हां कर दी। मैं मरना नहीं चाहता था और अमरता के ख्याल से ही मेरे मन में लालच भर गया। जैसे ही मैंने उसे हां कहा, वो हवा में कहीं गायब हो गया। पहले तो मुझे लगा कि कहीं बीमारी की हालत में मैंने कोई सपना तो नहीं देखा, पर मेरी तेजी से ठीक होती सेहत ने जल्दी ही मुझे समझा दिया कि वो आदमी सही कह रहा था। ये तोहफा पाकर मैं बहुत खुश हुआ, पर जल्दी ही मुझे समझ में आ गया कि ये एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप था। मैंने धीरे धीरे एक एक करके अपने परिवार के सारे लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। इन सब में मेरे परिवार का जो आखिरी इंसान बचा था वो थी मेरी छोटी बहन। मरते वक्त वो मेरी गोद में ही थी। वो सब अपने आखिरी दिनों में तड़प रहे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं कई दिनों तक बिना खाए पिए अपने गांव के आसपास सदमे में घूमता रहा, पर कोई फायदा नहीं। मैं उस अजीब से आदमी को आवाजें देता रहा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे उसका दिया हुआ यह तोहफा वापस करना था, पर मैं ये कैसे करता? इस बीच मेरे गांव के लोगों को जल्दी ही मुझ पर शक भी हो गया। उन्हें लगा कि मैं कोई शैतान की पूजा या फिर जादू टोना करता हूं। वो मुझे किसी विच की तरह चौराहे पर जिंदा जलाना चाहते थे, पर मैं वहां से पहले ही निकल गया। कई जगहों पर घूमते हुए मैंने एक छोटे से शहर में अपना एक ठिकाना बनाया जहां मुझे थोड़ा आराम मिला। एक लंबी भाग दौड़ और परेशानी के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हो रहा था। इसी बीच मुझे एक ऐसा इंसान भी मिला जिससे मुझे प्यार हो गया। वो बहुत सुंदर थी, बाहर से भी और मन से भी। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, पर मैं उससे प्यार करने लगा था। अपने अमरता के शराब को मैं जैसे भूल सा गया। कुछ महीनों बाद हमने सगाई कर ली और शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। पर शादी की एक रात पहले ही मुझे एक झटका सा लगा। उस लड़की के भाई का पैगाम मेरे पास आया जिसमें उसने कहा था कि मेरी मंगेतर की तबीयत बहुत खराब है। मैं जल्दी से उसके घर की तरफ भागा। मैं पहुंचा तो वो अपने बिस्तर पर लेटी थी।
उस गांव के वैद्य ने बताया कि उसकी हालत ठीक नहीं है और पिछले कुछ घंटों में उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उस वैद्य का चेहरा बता रहा था कि हमारे पास वक्त कम था। मैं और मेरी मंगेतर का परिवार वहीं पास ही बैठे रोते रहे। मैं उसे बार बार कह रहा था कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। जाते जाते उसने मेरे कान में अपनी दर्द भरी आवाज में कहा कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। उसकी बीमारी का कारण किसी को पता नहीं था, पर ना जाने क्यों मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं ही वो वजह हूं। और मेरा यह शक बिल्कुल सही साबित हुआ जब मैंने उसके बिस्तर के दूसरी तरफ उसी अजीब से आदमी को खड़ा देखा। उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम्हें मेरी शर्तों को पूरा सुनना चाहिए था। मैं उस आदमी पर वहीं चिल्लाने लगा और मेरी मंगेतर के घर वालों ने मुझे तुरंत ही कमरे से बाहर कर दिया। उस वक्त ही मुझे यह समझ में आया कि वो आदमी सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। मैं फिर से पागल सा हो गया था। मैं उस छोटे से शहर और पास के जंगल में घूमता रहा और उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता रहा। मैं चलते चलते बहुत थक गया था, इतना कि मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची और मैं एक पेड़ की जड़ से उलझकर गिर पड़ा। मैं इतना हताश हो चुका था कि काफी देर बस वहां ऐसे ही पड़ा रहा। पर तभी मुझे एक डरावनी सी हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तो यह वही आदमी था। मेरे पास अब उसे गालियां देने की भी ताकत नहीं थी। मैंने कहा, क्या तुम अपना ये श्राप वापस ले सकते हो? यह सुनकर वो हंसने लगा। उसने कहा, एक बार दिया गया तोहफा वापस नहीं लिया जा सकता। तुम्हें मेरा तोहफा कबूल करने से पहले मेरी सारी शर्तों को सुनना चाहिए था। मैंने कहा, तो अब बता दो, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? उसने कहा, क्यों नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। देखो, मेरी 3 शर्तें हैं। पहली ये कि तुम्हारी याददाश्त कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। तुम्हें हर अच्छी बुरी बात हमेशा याद रहेगी। दूसरी ये कि अगर तुम्हें कोई ऐसी चोट लगी जिससे तुम्हारी मौत हो सकती हो तो तुम कुछ देर के लिए मर जाओगे और मरने से पहले उस चोट का दर्द किसी और इंसान से 10 गुना ज्यादा महसूस करोगे। हां, तुम फिर से जिंदा जरूर हो जाओगे। और तीसरी, मैं कैसे कहूं, तुम जिससे भी प्यार करोगे वो मारा जाएगा। मुझे उस आदमी से और खुद से घिन आ रही थी। मैं उसे दोष भी नहीं दे सकता था क्योंकि ये मैंने खुद अपने साथ किया था। वो आदमी फिर से हवा में कहीं गायब हो चुका था। मैं जमीन पर सिमट गया था। जब मैं होश में आया तो सुबह हो गई थी। मतलब मैं पिछली दोपहर को यहां गिरा था। मेरी गर्दन में अब भी दर्द था, पर मेरी चोट ठीक हो गई थी। इस बात को लगभग 200 साल हो चुके थे। मेरे साथ यह हादसा 1738 में हुआ था और अब 1940 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर था। उस वक्त मैं लंदन में था। तब लंदन पर बॉम्बिंग हो रही थी। एक बड़ा सा बॉम्ब आसमान से मेरे बहुत पास आकर गिरा। उस धमाके से मैं जिंदा जल गया था और मेरे जिस्म की कई हड्डियां टूट गई थीं। मैं 1 हफ्ते से भी ज्यादा बेहोश रहा था। मुझे यह सारा दर्द 10 गुना महसूस हुआ था और यह चलता रहा था। और इसके बाद रात में आने वाले वो डरावने सपने, वो बुरी यादें जो मैं कभी चाहकर भी भूल नहीं सकता। मैं अंदर से इतना हिल चुका था कि मुझे सोने में भी डर लगने लगा था। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इसीलिए मैं इस दुनिया से कट गया।
पहले तो मैं काफी लंबी दूरी तय करके जगह बदल लेता था, पर अब टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बदल रही थी और किसी को भी मेरी खबर लग सकती थी। मैंने बहुत तेजी से अपने आसपास की दुनिया को बदलते देखा है। मैं अब भी एक जगह से दूसरी जगह जाता हूं, पर अब मुझे काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। पर मैं ज्यादा देर तक दुनिया से छिप नहीं पाया। एक बिना नाम की ऑर्गेनाइजेशन को मेरी भनक लग गई, पर इसमें गलती मेरी ही थी। मैं एक शहर में जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक रुक गया था और उनका ध्यान मुझ पर चला गया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि उन्होंने मुझे कैसे किडनैप किया, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। पर इसके बाद उन्होंने मेरे साथ क्या किया, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस बात को 15 साल हो गए हैं, और जब वो मुझे किडनैप करने आए थे तो मैंने उनसे लड़ने की काफी कोशिश की थी, पर उनके एक एजेंट ने मुझे मार दिया और फिर मुझे एक वीरान इलाके में फेंक दिया। पर मैं तो मैं हूं। कुछ घंटों बाद ही मैं वापस जिंदा हो गया। उन्होंने मुझे फिर से पकड़ लिया और मुझ पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। वो मेरी अमरता का राज जानना चाहते थे। उन्होंने मुझे बिजली के झटके दिए, जहर दिया, मेरा सर तक काट दिया, सब कुछ साइंस के नाम पे। वो मुझसे कहते रहे कि वो ये सब इंसानियत और सारी मानव जाति की खातिर कर रहे हैं, पर मुझे उन पर भरोसा नहीं। हर बार जब मैं मरकर जिंदा होता, तब मुझे वो सैकड़ों साल पुराना दर्द फिर से याद आ जाता। मैं 4 साल तक उनकी कैद में रहा। हार कर उन्होंने मुझे एक बहुत ही घातक जहर का इंजेक्शन दे दिया, और इस बार मुझे वापस जिंदा होने में काफी वक्त लग गया। शायद इसलिए क्योंकि उनके पुराने टॉर्चर करने के तरीके बहुत ही भयानक थे। हार कर उन्होंने मेरे मरे हुए शरीर को फेंक दिया। उन्हें मेरी अमरता का राज समझ में ही नहीं आया। मेरी आंख पूरे 1 महीने बाद खुली। इसके बाद मैंने किसी भी इंसान से सारे वास्ते खत्म कर दिए और लोगों से दूरी बना ली। मैं कई रातों तक सो नहीं पाया और मैं जंगल में छिप कर रहने लगा। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करने के तरीके ढूंढ रहा था, पर अच्छी बात थी कि सरकार ने इस ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही बंद कर दिया। हालांकि ये बंद हो गई थी, पर फिर भी मुझे पहले की तरह आम लोगों के साथ घुलने मिलने में काफी वक्त लग गया। मुझे अब भी खोजे जाने का डर था और इसीलिए मैं अलग अलग जगहें बदलता रहा। मैंने कई नौकरियां की, कई शहर बदले, पर मुझे अब भी कभी कभी वो आदमी दिखाई पड़ता है। पर मैं अब जानता हूं कि वो कोई नेक दिल इंसान नहीं, बल्कि कुछ और ही है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें देखी हैं, पर मैं आपको कुछ अनोखा बताना चाहता हूं। सन 1820 में मेरा सामना एक वैम्पायर हंटर से हुआ था। मुझे एक शिकारी ने जंगल में गोली मार दी थी। उसे पता नहीं था कि मैं कौन हूं। उसने बस पेड़ों के बीच आहट की तरफ गोली मार दी। वो गोली सीधा मेरी गर्दन में लगी थी। जब उसने मुझे जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो वो वहां से भाग गया। उसने अपने शहर में मेरे बारे में किसी को नहीं बताया, पर कुछ दिनों बाद जब उसने यह हादसा अपने परिवार को बताया तो उन्होंने मुझे ढूंढकर मुझे जंगल में दफनाने का सोचा। पर मैं तो पहले ही वापस जिंदा होकर शहर में आ गया था। उन्होंने अपने शिकारी कुत्ते जंगल में छोड़े, जो मेरी गंध लेकर उस जगह तक पहुंच गए जहां मैं पड़ा हुआ था। मगर मैं अब वहां नहीं था। पर जब वो शहर वापस पहुंचे तो मैं वहां पहले से ही मौजूद था। मुझे देखते ही वो शिकारी चिल्लाने लगा, वैम्पायर! वो रहा वैम्पायर! सब लोगों की नजरें मुझ पर अटक गईं। वो फुसफुसा रहे थे। कुछ देर तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। फिर उसने उंगली मेरी तरफ करके कहा, यही है वो, ये वैम्पायर है, मैं जानता हूं। पर तभी एक आदमी पीछे से चिल्लाया, अरे तुम पागल हो क्या?
वैम्पायर तो होते ही नहीं हैं, और अगर होते भी तो इस वक्त दिन में यहां थोड़ी घूमते। पर उस शिकारी का परिवार उसके बचाव में आ गया। उसने कहा, नहीं, यह सच नहीं है। इन्होंने ही इस आदमी के गले में गोली मारी थी और यह मर चुका था। हम जंगल में इसकी लाश को ठिकाने लगाने गए थे, पर यह वहां था ही नहीं। यह वैम्पायर नहीं है तो और क्या है। वहां सन्नाटा छा चुका था। अब मुझे वहां से निकलना था, क्योंकि वो मुझे मार तो नहीं सकते थे, पर मैं एक स्टेक के अपने दिल में घुसने का दर्द बर्दाश्त करना नहीं चाहता था। मैं लोगों के बीच से उन्हें धक्का देते हुए वहां से भागा। उनमें से कुछ लोगों को लगा कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, इसीलिए वो मुझसे डर कर वहां से भागने लगे। मुझे एक घोड़ा दिखाई दिया और मैं उस पर बैठकर तेजी से वहां से भाग गया। इसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं शहरों से दूर ही रहूंगा। इस तरह की खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं और मुझे डर था कि ना जाने कब कौन मेरा शिकार करने के लिए मुझे ढूंढता हुआ आ जाए। हो सकता है आज के वक्त में आपको यह सब सुनना अजीब लगेगा, पर 1800 के आसपास यूरोप में वैम्पायर हंटर्स का खुलेआम घूमना कोई अनोखी बात नहीं थी। और मैं सच कहूं तो मैंने आज तक उनमें से किसी को भी किसी असली वैम्पायर को मारते हुए नहीं देखा। ज्यादातर बेचारे लोग तो बस किसी कोमा में चले गए हुए मरीज थे, जिन्हें वो उनकी कब्रों से निकाल कर मार देते थे। दफनाए जाने के बाद भी उस इंसान की धीमी दिल की धड़कन से उन्हें लगता होगा कि वो वैम्पायर हैं, पर ऐसा था नहीं। कई बेचारे लोग तो अपने ताबूत से उठकर भाग भी जाते थे। वहीं कुछ बेचारे इन वैम्पायर हंटर्स का शिकार बनकर रह जाते थे। पर जिस शहर से मैं भागा था, उसके ठीक 2 महीने बाद मैं एक बड़े शहर में पहुंच गया, और शायद मैंने यहां एक और गलती कर दी। मैं जब शहर में घूम रहा था, तब मैंने नोटिस किया कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। उस वक्त तक मेरी उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो गई थी, और मेरे देखने, सुनने और चीजों को समझने की ताकत बहुत ज्यादा हो गई थी। मैं तेजी से चलते हुए एक पतली गली में आ गया। वो आदमी मेरे पीछे आया और गली में मुड़ा, पर वो मुझे देख नहीं पाया। मैं एक आड़ में खड़ा सोच रहा था कि खुद को दिखाऊं या नहीं, पर अचानक ही वो आदमी गली से बाहर निकल गया। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली और मैं उस गली में आगे बढ़ते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। मुझे शहर के बाहरी इलाके में एक किराए का कमरा मिल गया। वहां ज्यादा लोग नहीं थे और इसीलिए मैंने वहां रात में रुकने का फैसला किया। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। उस दिन ये पहली बार था जब मैं आराम से कुछ देर बैठा था। तभी किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया और मैंने उठकर दरवाजा खोला। मैं किसी को देख पाता या कुछ कर पाता, इससे पहले ही एक स्टेक मेरे सीने के आर पार हो गया। मेरी आश्चर्य से फटी आंखों ने उसका चेहरा देखा। मुझे समझ ही नहीं आया कि उसने मुझे ढूंढा कैसे। मैं दरवाजे पर ही घुटनों पर बैठ गया। मेरे मुंह में मेरा खुद का ही खून भरता जा रहा था। मैं कुछ कहना चाहता था, पर मेरी आवाज मेरे अपने ही खून में घुट गई थी। उस आदमी ने कहा, कमीने वैम्पायर, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। मैं लड़खड़ाते हुए उठा। उसने कहा, मैंने अभी अभी तुम्हारे दिल में एक स्टेक घोंपा और तुम्हारे ऊपर होली वाटर डाला है। आखिर तुम अब तक जिंदा कैसे हो? ये कहते हुए वो पीछे हट गया। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर में ही मैं बेहोश हो गया, और उसके बाद मुझे तब होश आया जब वो मुझे मेरी ही कब्र में दफना रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए अपनी कब्र से उठने की कोशिश करने लगा। मेरा शरीर कांप रहा था। मेरे पेट में जो भी कुछ खाना था वो बाहर आ गया। मेरा दिमाग अब थोड़ा ठीक हुआ और मैंने उस आदमी से पूछा, तुम हो कौन?
मुझे इस तरह उठा हुआ देखकर वो आदमी पागल हो चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, क्यों क्यों मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैंने उसकी बात का जवाब दिया, नहीं, जरूरी नहीं है कि तुम मुझे बताओ, पर तुम्हारी वजह से मुझे बार बार दर्द महसूस करना पड़ा है। मुझे अभी बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ करने का सोचूं। इससे पहले ही अगर तुम मुझे बता सकोगे तो अच्छा रहेगा। मेरे इन शब्दों ने उसके बचे खुचे घमंड को तोड़ दिया। वो कहने लगा, मैं एक वैम्पायर हंटर हूं और मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारे जैसा दिखने वाला एक आदमी गर्दन में गोली लगने के बाद भी बच गया था। इसीलिए मैं इस शहर में तुम्हें ढूंढते हुए आया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। मैंने कहा, मैं जिंदा कैसे हूं? ये एक लंबी कहानी है, पर मैं कोई वैम्पायर नहीं हूं, समझ गए? और तुम चलो निकलो यहां से, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। अगर दोबारा तुम मुझे दिखाई पड़े। इसके आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा और भाग गया। मैंने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो मुझे समझ आया कि मैं एक चर्च की सेमेट्री में था। मैं किसी तरह सड़क पर आया और वापस चलने लगा। आप में से कईयों को लग रहा होगा कि मैं यहां से अपनी कहानी बताना बंद कर रहा हूं, तो बदकिस्मती से आप गलत हैं। आप उन बदमाशों को जानते होंगे जो आप पर अकेले हमला नहीं करते, पर बाद में वो 2-4 लोग लेकर आपको पीटने या फिर जान से मारने के इरादे से आते हैं। ये घटिया आदमी भी वैसा ही था, बस फर्क यह है कि उसके दोस्तों के पास बंदूकें और स्टेक्स थे। इस साल 1824 में अगले 4 महीने और बीते और मेरा सामना इसी आदमी और उसके साथियों से हो गया। पर यह बात बताने से पहले मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं अमर जरूर हूं और युद्ध में अच्छा खासा दक्ष भी, पर मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूं। मैं मर नहीं सकता, पर मुझे भी दर्द होता है, चोट लगती है, थकान होती है। 6 हथियारबंद लोगों के साथ लड़ना कोई आसान काम नहीं। खैर, उस आदमी से सामने के बाद मैंने शहरों और गांवों में जाना छोड़ दिया था और जंगल में ही कैंप बनाकर रहने लगा था। पर कुछ ही दिनों में मुझे समझ आ गया कि मेरा पीछा किया जा रहा था, पर मुझे अब तक कोई दिखाई नहीं दिया था। मैंने उन्हें ढूंढने की भी कोशिश की, पर वो मिले नहीं। मुझे लग रहा था कि मैं जरूरत से ज्यादा शक्की हो गया था। पर एक रात जब मैं जंगल में अपने कैंप में सो रहा था, तब मुझ पर 6 लोगों ने हमला कर दिया। उन सभी के पास बंदूकें, स्टेक्स और तलवार वगैरह थे। मेरी नींद अभी पूरी तरह से लगी भी नहीं थी कि मुझे एक टहनी टूटने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत ही उठकर बैठ गया और मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी, पर मैं उससे बच गया। पर फिर भी वो गोली मुझे रगड़ कर निकल गई। मेरे पूरे शरीर में दर्द उठने लगा था। मैं चीखा, सामने आओ। मेरे ऐसा कहते ही 6 लोग अंधेरे में पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे बाहर आ गए। उनमें से मैं सिर्फ एक आदमी को पहचानता था और वो था वही 4 महीने पहले वाला वैम्पायर हंटर। मैंने कहा, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि स्टेक्स मुझ पर काम नहीं करते? उसने कहा, ऐसा नहीं होगा डीमन, हम जानते हैं तुम्हें कैसे ठिकाने लगाना है। मुझे गुस्सा और हंसी दोनों ही आ रहे थे। मैंने कहा, हाँ बढ़िया, पर पिछली बार जो तुम अपनी पूंछ अपने पैरों के बीच दबाकर भागे थे, वो क्या था? उसका चेहरा बिगड़ गया। वो बोला, उस वक्त मुझे बस अपनी जान बचानी थी, इसीलिए मेरा भागना जरूरी था। तुम किसी वैम्पायर से भी ज्यादा खतरनाक हो, तुम्हें तो मरना ही होगा। मैं कुछ कहता या करता,
इससे पहले ही उनमें से एक ने मुझ पर गोली चला दी, जो सीधा मेरी टांग पर लगी। मेरे पास बचने का कोई मौका नहीं था। उनमें से 3 लोग मेरी तरफ तलवारें लेकर बढ़े। मैं किसी तरह उठकर खड़ा हुआ और मैंने उनका सामना करने की कोशिश की। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मैंने अपने शरीर के जरूरी हिस्सों को बचाया और ज्यादातर वार अपने हाथों और पैरों पर खा लिए। उन तेज हथियारों के वार से मेरे शरीर पर जलन हो रही थी और अच्छा खासा खून भी बह रहा था। लड़ते हुए मुझे एक मौका मिला और मैंने एक हमलावर को जमीन पर गिरा दिया। मैंने उसकी तलवार छीन ली और बाकियों से मुकाबला किया। मैंने उसके हाथों पैरों को छील दिया, पर इस बीच मेरे ऊपर 2 और गोलियां चली। एक गोली मेरे गाल को छू कर निकली और दूसरी मेरे हाथ में लगी। अब तक मैं बुरी तरह से थक चुका था और हाँफ रहा था। मेरे घाव ऊपरी थे और जल्दी जल्दी भर भी रहे थे, पर इसके साथ ही मुझे तेज दर्द भी हो रहा था। मैंने एक आखिरी बार जोर से तलवार घुमाई और जंगलों की तरफ भाग गया। एड्रेनलिन के चलते मैं जितनी जोर से भाग सकता था भागा। पिछली बार जब मेरे दिल में स्टेक मारा गया था, वो दर्द मुझे अच्छी तरह से याद था। अपने पीछे आते हुए मुझे उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। क्या वो मुझे जाने नहीं दे सकते थे? आखिर उनकी मेरे साथ परेशानी क्या थी? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। मैं तब तक भागता रहा जब तक मेरा दिल मुंह में नहीं आ गया। कुछ दूरी पर मुझे एक झरने की सी आवाज आ रही थी। मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां से मैं नीचे गिर रहे उस झरने में कूद सकता था। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। मैं 3-4 कदम पीछे हटा और छलांग लगा दी। कूदने से पहले मैंने पहाड़ी में नीचे की तरफ एक लंबी सी पेड़ की जड़ देखी थी। अगर मैं सही समय पर अपनी किस्मत आजमाता तो मैं उसे पकड़ सकता था। मैं नीचे गिर रहा था और किसी चमत्कार की तरह मेरे हाथ उस लटकती हुई जड़ पर जम गए। मैंने उस जड़ को पकड़ लिया था, पर मेरा कंधा अंदर से उखड़ गया था। ये दर्द बहुत ज्यादा था, पर उतना नहीं जितना मैं पहले झेल चुका था। मेरे जबड़े भिज गए थे, पर मेरी उंगलियां उस जड़ पर चिपकी हुई थी। मैंने पहाड़ी के उस पथरीले तल पर अपने दूसरे हाथ की उंगलियां जमा दी। मैंने उन हमलावरों को कहते हुए सुना, क्या वो सच में कूद गया? एक दूसरा आदमी कह रहा था, वो हमारे हाथ से निकल गया है यार। इतने तेज बहाव में उसका रुक पाना मुमकिन नहीं। अब मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, गॉड डैम इट! हम उसके इतने पास थे, पर साला वो चालाक है। एक बार फिर हमारे हाथ से निकल गया। दूसरे ने कहा, कोई बात नहीं जोशुआ, हम उसे दोबारा ढूंढ लेंगे। आखिर कितनी दूर भागेगा? 4 महीने तो लगे उसे ढूंढने में। मैं पहाड़ी की आड़ में छुपा उनके कदमों के दूर जाने की आवाज सुन रहा था। अब तक मेरे हाथ की चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी और मैंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं था, पर अगर मैं फिसलता तो अगले ही पल नीचे बह रहे झरने में जा गिरता। मेरे जिस्म की सारी हड्डियां एक ही झटके में टूट सकती थी। मुझे याद है, मुझे पूरे 15 मिनट लगे थे खुद को ऊपर चढ़ाने में। मैं पेट के बल गिरा हुआ था। मेरी हर एक सांस जैसे मुझे याद दिला रही थी कि मैं अभी भी जिंदा हूं। मैं वहां कितनी देर पड़ा रहा मुझे याद नहीं। मैं उठा और जंगल से होते हुए आगे चल पड़ा। पहले वो जंगल और उसके बाद मैंने वो पूरा इलाका ही छोड़ दिया। इस वाकये के बाद मेरा सामना जोशुआ और उसके साथियों से दोबारा नहीं हुआ और किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में मैं कभी नहीं गया, पर सिर्फ तब तक जब तक मैं इंग्लैंड नहीं आ गया। खैर, अब जरा आज के जमाने की बात कर लेते हैं। मैं अक्सर सोचता था कि वो आदमी जिसने मुझे ये श्राप दिया या फिर उसके हिसाब से ये तोहफा दिया था, कभी ना कभी मुझसे जरूर टकराएगा, और ऐसा हुआ भी।
पर उस तरह से नहीं जैसा मैं सोच रहा था। हमारी ये मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं रही। मैंने एक बार अपने एक मरते हुए दोस्त को अपने इस तोहफे के बारे में बताया था। हम दोनों शिकार पर गए हुए थे और एक भालू ने हम पर हमला कर दिया था, पर जाहिर है कि मैं उस हमले में जिंदा बच गया। पर मेरा वो दोस्त उतना खुशकिस्मत नहीं था। करीब 2 हफ्ते पहले जब मैं शाम को घर वापस आया तो मुझे आभास हुआ कि वहां कुछ गड़बड़ थी। मैंने अभी तक घर की लाइट नहीं जलाई थी, पर मेरी छठी इंद्री कह रही थी कि वहां कोई पहले से ही मौजूद था। अंदर हवा में एक ठहरापन था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां की ऊर्जा रुक गई हो, ढेर सारी पर ठहरी हुई। ये एक ऐसा एहसास था जिसे मैं पहले भी महसूस कर चुका हूं और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने जल्दी से लाइट जलाई और मेरे सामने वही अजीब आदमी खड़ा था। मैंने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? ना तो वो आदमी पहले की तरह हंस रहा था और ना ही मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुमने अपने इस तोहफे के बारे में दुनिया को बताना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इसका कोई नतीजा भुगतना नहीं पड़ेगा? हाँ? मैं अपनी जगह पर जम चुका था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो क्यों आया था। उसने आगे कहा, इस तरह की चीजों के बारे में बात नहीं की जाती है। कोई और होता तो मैं अभी इसी वक्त इस शक्ति को छीन लेता और उसकी आत्मा को कैद कर लेता। पर तुमने पूरे 200 साल मेरा मनोरंजन भी तो किया है, इसीलिए मैं तुम्हें बस एक छोटी सी सजा दूंगा। मैंने डरते हुए कहा, सजा? कौन सी सजा? उसकी हंसी मेरे अपार्टमेंट में गूंज रही थी। उसने कहा, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। और हमेशा की तरह वो फिर एक बार हवा में कहीं गायब हो गया। मेरे कमरे का माहौल फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो गया, पर मैं ठंडा पड़ चुका था। उस आदमी के शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। वो बड़े ही आराम से मेरी आत्मा पर कब्जा कर सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वो मेरे साथ अब क्या करने वाला था? मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, पर मेरे कांपते हुए हाथ मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे थे। मुझे उस रात नींद ही नहीं आई। मैं सुबह 4 बजे सोया और जल्दी ही उठ भी गया, पर मेरी नींद अपने बिस्तर पर नहीं खुली, क्योंकि मेरी आंखों में सूरज की तेज रोशनी पड़ रही थी। मैंने आसपास देखा तो मैं घर से बाहर था और पास ही मेरी प्रेमिका आइरिस बैठी हुई थी। मैं एक झटके से उठ बैठा। मैं लगभग चीख पड़ा था, आइरिस, तुम? उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम ठीक हो? तुम्हारी नींद तो बढ़िया थी। मैंने कहा, नहीं, मतलब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने 200 सालों बाद आइरिस को देखा था। आइरिस ने कहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? मैंने अपना सर हिलाया। शायद जो भी अभी तक मेरे साथ हो रहा था वो एक सपना था, या फिर वो सब सच था। मैं सोच रहा था कि क्या मैं एक भ्रम में जी रहा हूं। मैंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। मैंने बस एक बुरा सपना देखा है। मैंने देखा कि मैं तुमसे दूर हो गया हूं। आइरिस ने कहा, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। हम दोनों वहां पिकनिक मना रहे थे, जहां से हम उसके घर की तरफ चल दिए।
मैं बड़ी ही शांति से चला जा रहा था और खुद को इस नए सपने में ढालने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत ही अपने आसपास देखा और आयरिस का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, आयरिस चलो, जल्दी यहां से निकलते हैं, हमें तुरंत ही घर जाना होगा, यह जगह ठीक नहीं है। आयरिस की पकड़ मेरे हाथ पर कस गई थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो पीला पड़ चुका था। आयरिस ने अपने सीने से हाथ हटाया तो मुझे उसकी खून से भीगी ड्रेस दिखाई दी। उसने कहा, इलायस। मुझे जो दर्द उस वक्त हो रहा था वो मुझे पहले लगे कितने ही घावों से बहुत ज्यादा था। मैंने उसे थाम लिया और उसके घाव पर हाथ रखकर खून का बहाव रोकने की कोशिश की। मैं चिल्ला रहा था, मेरा साथ मत छोड़ना आयरिस, बस कुछ देर और। कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। मैंने दूर खड़े एक आदमी को हम दोनों को घूरते हुए देखा। आयरिस का शरीर हर गुजरते पल के साथ ठंडा हो रहा था। मैंने उसे गोद में उठा लिया और किसी डॉक्टर की तलाश में भागा। मैं अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि आयरिस का शरीर ढीला पड़ गया था। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसे पकड़कर रोता रहा। मैं अपनी जिंदगी में कभी इस तरह से रोया नहीं था। मेरे रोने चिल्लाने की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। मुझे नहीं पता मैं उसे वहां पकड़े कितनी देर बैठा रहा, पर किसी ने मुझे आयरिस से अलग कर दिया। मैंने उससे लड़ने की कोशिश की, पर मेरे शरीर में जरा भी ताकत नहीं थी। मेरे अगले कुछ दिन किसी धुंधली याद जैसे गुजरे थे। मेरे शरीर में जरा भी जान नहीं थी। आयरिस का अंतिम संस्कार, वो भी मुझे ठीक से याद नहीं। मैं बिना आंसू टपकाए रोता रहा। मैं उस रात अपने बिस्तर पर लेटा हुआ शून्य में देख रहा था कि तभी मेरे घर का दरवाजा खुला। मैं भागकर दरवाजे पर पहुंचा तो वहां आयरिस खड़ी थी। उसे देखते ही मैं खुश हो गया और उसे गले लगने के लिए दौड़ा, पर मैं रुक गया। उसकी ड्रेस पर अब भी खून लगा हुआ था। आयरिस ने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था। मैंने पूछा, आयरिस, आयरिस। आयरिस ने अपना सर ऊपर उठाया और मुझे उसका सड़ता हुआ चेहरा दिखाई दिया। मैं डर कर एक कदम पीछे हट गया और आयरिस मेरे ऊपर झपटी। मैं जमीन पर गिर गया और आयरिस मेरे ऊपर थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो मैं जिंदा होती। मैं ऐसी नहीं दिखती। मेरी मौत का कारण सिर्फ तुम हो। आयरिस के दोनों हाथ मेरी गर्दन पर थे। मैं सांस लेने के लिए छटपटा रहा था, पर मैं अंदर ही अंदर जानता था कि मैं मर नहीं सकता। आयरिस को इस तरह से देखना मेरे लिए एक सदमे जैसा था। मैं उससे कहना चाहता था कि हां, मैं ही सबका दोषी हूं, सारी गलती मेरी ही है, पर मैं ये नहीं कह पाया। कुछ ही देर में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैं खांसते हुए उठा तब मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। मैंने आसपास देखा तो सूरज की रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। मैं किसी तरह उठकर बाथरूम में गया और खुद को देखा। मेरे गले पर हाथों के निशान बिल्कुल साफ बने हुए थे। मुझे अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। वो आदमी जब मुझे मेरे कमरे में मिला था, मेरा सपना वहीं से शुरू हुआ था। आयरिस के साथ पिकनिक मनाना और उसे गोली लगना, वो सब बस एक सपना था। मुझे ये पहले क्यों नहीं समझ आया। आयरिस जब मेरा गला दबा रही थी तब उसकी आवाज कुछ कुछ उसी अनजान आदमी जैसी लग रही थी। उफ, मेरा दिमाग उस वक्त क्यों नहीं चला। ये बुरा सपना, यही मेरी सजा थी। जिस आयरिस को मैं जानता था वो कभी मुझे इस तरह से दोष नहीं देती। मैं अगले कुछ दिन अपने घर से नहीं निकला।
और वो बुरा सपना, उसे मैंने हर रोज जिया। मेरी प्यारी आयरिस हर रोज मेरी ही बाहों में दम तोड़ती और फिर मुझे ही मार देती। मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो शैतान, वो मुझसे क्या कहना चाहता था। वो मुझे एहसास कराना चाहता था कि वो मुझे जिस्मानी ही नहीं बल्कि किसी और तरह का दर्द भी दे सकता है। उसने कहा था कि मैंने अब तक उसका खूब मन बहलाया है। मैं उसके लिए बस एक खिलौना बनकर रह गया हूं, जिसके साथ वो जब तक चाहे, जब दिल चाहे खेल सकता है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। उस आदमी के वापस आने और मेरे दिलो दिमाग से खेलने के ख्याल भर से मैं कांप उठता हूं। मुझे अब भी वो सपने आते हैं, कभी दिन में और कभी रात में। मैंने इतने सालों तक खुद को मजबूत बनाए रखा है और हर मुश्किल का डट कर सामना किया है, पर इस सपने ने मुझे अंदर से तोड़ डाला। आयरिस की वो छवि मुझे अंदर तक रुला देती है। मैं हमेशा से जानता हूं कि आयरिस की मौत मेरी वजह से ही हुई थी, पर जब आयरिस ने खुद अपने मुंह से वो कहा तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अब मरना चाहता हूं, कभी भी, बस मुझे मौत आ जाए। पर मैं जानता हूं कि जब तक वो दिन नहीं आता, तब तक मैं और मेरी आत्मा दोनों ही तड़पते रहेंगे।